नमस्कार। चलिए एक ऐसी दुनिया की कल्पना करते हैं जहां बचाव के नाम पर आपको मौत दी जा रही हो। आज हम युगांडा के इतिहास के एक ऐसे ही अंधेरे दौर में चलेंगे, जॉन रुगांडा के एक बहुत ही पावरफुल प्ले द फ्लड्स के जरिए। तो आइए एक सवाल से शुरू करते हैं जो इस पूरे प्ले की जान है। सोच के देखिए, क्या हो अगर वही चीज जो आपको बचाने का वादा कर रही है, असल में वही आपको बर्बाद करने के लिए बनाई गई हो। अब इस प्लॉट को ठीक से समझने के लिए हमें पहले टाइम में थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा। चलिए चलते हैं 1970s के युगांडा में, उस दौर में जब वहां डिक्टेटर ईडी अमीन का क्रूर शासन था। देखिए, ये प्ले बस यूं ही नहीं लिख दिया गया था। ये तो एक दहाड़ते हुए तूफान के बीच लिखा गया एक बहादुरी भरा विरोध था। हुआ ये कि 1971 में ईडी अमीन ने एक मिलिट्री कू के जरिए युगांडा की सत्ता पर कब्जा कर लिया। इसके बाद जो हुआ वो एक पूरा दशक था अत्याचार का, राजनीतिक कत्ले-आम का। और इस पूरे आतंक का चेहरा थी एक एजेंसी, एसआरबी यानी स्टेट रिसर्च ब्यूरो। ये अमीन की सीक्रेट पुलिस थी जो अपने भयानक टॉर्चर और एग्जीक्यूशंस के लिए बदनाम थी। तो आप सोचिए, ऐसे डर के माहौल में 1976 में जॉन रुगांडा ने अपनी कलम उठाई और द फ्लड्स के रूप में एक कोड में एक गुप्त संदेश लिखा। अब जाहिर सी बात है, इतने खतरनाक माहौल में रुगांडा सीधे सीधे सच तो लिख नहीं सकते थे। इसीलिए उन्होंने एक टेक्निक का इस्तेमाल किया, जिसे कहते हैं पॉलिटिकल एलिगोरी। इसका मतलब क्या है? बिल्कुल सिंपल शब्दों में, ये एक ऐसी कहानी होती है जिसके पर्दे के पीछे एक और असली कहानी छिपी होती है। यहाँ हर किरदार, हर घटना, हर चीज किसी असली चीज का प्रतीक यानी सिंबल बन जाती है। ये बिल्कुल कोर्ट में बात करने जैसा था, क्योंकि उस दौर में सच बोलने की सजा सीधे मौत थी। तो यही इस प्ले का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसको हमेशा याद रखिएगा। जब भी प्ले में किरदार फ्लड्स यानी बाढ़ की बात करते हैं, तो वो असल में स्टेट स्पॉन्सर्ड वायलेंस यानी सरकारी कत्लेआम की बात कर रहे होते हैं। तो चलिए देखते हैं कि ये पूरा धोखा आखिर सामने आता कैसे है। प्ले का पूरा प्लॉट 3 हिस्सों में, या जैसा कि प्ले में कहा गया है, 3 वेव्स में बांटा गया है। और हर वेव के साथ भयानक सच धीरे धीरे सामने आता है। और कहानी की जो बुनावट है वो कमाल की है। सबसे पहले आता है एक सरकारी झूठ। रेडियो पर एक फेक फ्लड वार्निंग जारी की जाती है। फिर कहानी एक पर्सनल कॉन्फ्रंटेशन में बदल जाती है। आइलैंड पर 2 किरदार, बोगो और नैंकिया, आमने सामने आते हैं और एक दूसरे के पुराने गुनाहों को बेनकाब करते हैं। और आखिर में पर्दा उठता है उस भयानक सच से कि ये कोई रेस्क्यू ऑपरेशन नहीं है, बल्कि ये एक स्टेट प्लान मैसेकर है। अच्छा, इस पूरी ट्रेजेडी को ठीक से समझने के लिए हमें इसके 4 सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टर से मिलना होगा। पता है, हर किरदार एक अलग रोल को रिप्रेजेंट करता है, वो रोल जो लोग अक्सर एक डिक्टेटरशिप में निभाते हैं। ये 4 किरदार आप कह सकते हैं एक करप्ट सोसाइटी का आईना है। सबसे पहले है भोगो। ये एक एसआरबी ऑफिशियल है, एक पढ़ा लिखा आदमी जो अपनी इंटेलिजेंस का इस्तेमाल इस पूरी साजिश को प्लान करने में करता है। उसके ठीक ऑपोजिट खड़ी है नंकाकिया, एक एकेडमिक जो ज़मीर की आवाज़ है। फिर आता है क्योनी, एक आम मछुआरा जो कॉमन मैन है, सब कुछ देखता है पर शायद बेबस है। और आखिर में है हेडमैन, स्थानीय नेता जो भोगो जैसे लोगों के लिए काम आसान करता है, उनका इन्फोर्सर है। ओके, तो अब आते हैं इस प्ले के असली जीनियस पर, और वो है इसके सिंबल्स यानी प्रतीक। हर चीज के पीछे एक गहरा मतलब छिपा है। तो चलिए इनमें से कुछ को डिकोड करने की कोशिश करते हैं। इस खेल में हर चीज एक ऐसी तस्वीर बनाती है जहां सरकार के ही औजार उसके हथियार बन चुके हैं। जैसे कि द आइलैंड, ये खुद युगांडा है, आइसोलेटेड, फंसा हुआ और अत्याचारियों के रहमो करम पर। फिर है द रेडियो, ये स्टेट प्रोपेगेंडा का टूल है जिसका काम सिर्फ झूठ फैलाना है। और फिर आती है द बोट, ये झूठी उम्मीद का सबसे भयानक सिंबल है। इसे रेस्क्यू बोट कहा जाता है, पर असल में ये एक आर्क ऑफ डेथ है, यानी मौत की कश्ती। लेकिन इन सब में से जो सबसे चिलिंग, सबसे दहला देने वाला सिंबल है, वो मछुआरे क्यू यून की जुबानी आता है। वो बताता है कि उसे झील में एक लाश मिली, एक ऐसी लाश जिसकी खोपड़ी में 3 कीलें ठोकी हुई थीं। और ये कोई काल्पनिक बात नहीं थी, ये सिर्फ ड्रामा के लिए नहीं लिखा गया था। ये ईडी अमीन की स्टेट रिसर्च ब्यूरो यानी एसआरबी का एक जाना माना टॉर्चर मेथड था। वो अपने विक्टिम्स को ऐसे ही मारते थे। तो सोचिए, उस वक्त जो ऑडियंस ये प्ले देख रही थी, उनके लिए इस एक डिटेल ने प्ले के संदेश को कितना ज्यादा भयानक और असली बना दिया हो। तो अब आपके मन में ये सवाल आ सकता है कि भाई 1970s के युगांडा की ये कहानी आज हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्यों है? वो इसलिए क्योंकि इसकी जो थीम्स हैं वो यूनिवर्सल हैं। वो किसी एक देश या किसी एक समय तक सीमित नहीं है। लेखक का सबसे बड़ा क्रिटिक, उसकी सबसे बड़ी आलोचना
बोबोगो जैसे किरदारों पर है। ये वो पढ़े लिखे लोग हैं जो अपनी इंटेलिजेंस, अपनी बुद्धि का इस्तेमाल लोगों की मदद करने के बजाय स्टेट के लिए कत्ल की प्लानिंग में करते हैं। और यहीं रुगांडा हम सबसे एक बहुत पावरफुल सवाल पूछते हैं। जब भी कोई क्राइसिस आता है तो सोसाइटी के एजुकेटेड और पावरफुल लोगों की आखिर जिम्मेदारी क्या होती है? और इस झूठ की दुनिया में, इस फेक फ्लड की कहानी के बीच कैरेक्टर्स एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज करते हैं। वो एक प्ले विद इन अ प्ले का इस्तेमाल करते हैं, मतलब नाटक के अंदर एक और नाटक, ताकि एक दूसरे को अपने किए का सच कबूलने पर मजबूर कर सकें। और ये चीज क्या दिखाती है? ये दिखाती है कि सरकार चाहे कितनी भी कोशिश कर ले सच को दबाने की, सच किसी न किसी तरह कहीं ना कहीं से बाहर आ ही जाता है, भले ही उसे भेष बदल कर आना पड़े। और बस यहीं आकर ये प्ले हमारे लिए एक आईना बन जाता है। ये हमें चेतावनी देता है कि ऑफिशियल स्टोरीज पर, सरकारी वादों पर आंख बंद करके भरोसा मत करो। यह हमें मजबूर करता है सोचने पर कि आज इस मिस इन्फॉर्मेशन के दौर में हम अपने आसपास की असली फ्लड्स को, असली खतरों को कैसे पहचानें। तो अगर आपको द फ्लड्स का ये डिटेल्ड एनालिसिस पसंद आया तो इस तरह के और भी कंटेंट के लिए सब्सक्राइब जरूर करें। देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।